हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार पटेल है और आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के ज़िलों के नाम के बारे में जानेंगे कि मध्य प्रदेश के ज़िलों के नाम कैसे पड़े, इनके पीछे क्या कहानी है। यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुरैना मुरैना ज़िला जो है, मुरैना क्षेत्र में मोर पक्षी की मात्रा या मोर पक्षी की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, इस कारण इस क्षेत्र का नाम मुरैना पड़ा। ग्वालियर जो है, वहाँ एक गालब ऋषि रहते थे और सूरसेन ने उन गालब ऋषि के सम्मान में यहाँ पर ग्वालियर का किला बनवाया था और ग्वालियर शहर की स्थापना की थी। वर्तमान में ग्वालियर गोपांचल पर्वत के पास में स्थित है। तो इन्हीं ऋषि के सम्मान में इस शहर का स्थापना हुई है, गालव या ग्वालियर ऋषि। भिंड ज़िला जो है, भिंडी ऋषि के नाम पर इस ज़िले का नाम पड़ा। बहुत ही प्रसिद्ध सन्यासी व्यक्ति थे ऋषि, भिंडी ऋषि के नाम पे इस ज़िले का नाम पड़ा। अशोकनगर, सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। अशोक महान राजा थे और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा अशोकनगर। सागर ज़िला जो है, सागर ज़िला लाखा बंजारा झील के किनारे स्थित है और इसी झील की प्रसिद्धि के कारण इस क्षेत्र का नाम सागर जाना जाता है। टीकमगढ़ जो है, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर इस ज़िले का नाम पड़ा। यदि हम मध्य प्रदेश के ज़िलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो भगवान के नाम पर रखे गए हैं। नरसिंहपुर आपने सुना होगा, टीकमगढ़ आपने सुना है, शिवपुरी आपने सुना है। और भी यदि ज़िले आपको पता हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन कौन से ज़िले और हैं जो भगवान के नाम पर पड़े हुए हैं। तो टीकमगढ़ जो है, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर इस ज़िले का नाम पड़ा है। और आपने कहानी सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण जब कंस का वध करने मथुरा जा रहे थे तो मथुरा के बीच रास्ते में, जो कि कंस के दरबार में एक कुबड़ी नाम की महिला रहती थी जिसके पीठ में कुबड़ बना हुआ था, वो उस राज्य में कंस को तिलक और फूल चढ़ाने का काम करती थी। तो रास्ते में वो मिली तो भगवान श्री कृष्ण ने उस महिला से बोला कि आप हमें तिलक लगाएं, आग्रह किया। और जब वो तिलक लगाने के लिए ऊपर उठी तो उसकी कुबड़ सही हो गई। जिस स्थान पर उसने भगवान श्री कृष्ण को तिलक लगाया था उस जगह को टीकम के नाम से जाना गया और वर्तमान में यह हमारा टीकमगढ़ जिला बना। उसके बाद आता है दमोह जो है, बहुत ही प्रसिद्ध ज़िला है। रानी दमयंती के नाम पर इस ज़िले का नाम पड़ा है। रानी दमयंती जो कि निषद देश के राजा नल की पत्नी थीं और वर्तमान में यदि हम इस निषद देश की बात करें तो शिवपुरी वाले क्षेत्र में आता है और वहाँ के राजा नल थे। नल और नील आपने कहानी सुनी ही होगी। तो रानी दमयंती के नाम पर इस ज़िले का नाम पड़ा दमोह। छतरपुर जो है, बुंदेला राजा छत्रसाल के नाम पर इस ज़िले का नाम पड़ा हुआ है। बुंदेला राजा छत्रसाल बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। इनके पिता चंपक राय से इनने जो है स्वतंत्र राज्य लिया हुआ था, जो कि औरंगजेब से इनने मुग़लों के विरुद्ध लड़ाई की और राजा की उपाधि ली। इनके प्रेरणा स्रोत महाराज शिवाजी रहे हैं। छत्रसाल के नाम पर, तो राजा छत्रसाल के नाम पर इस ज़िले का नाम छतरपुर पड़ा हुआ है। पन्ना, पूरे भारत में एकमात्र पन्ना या डायमंड निकालने का एकाधिकार मध्य प्रदेश राज्य को है। पूरे भारत में हीरे या डायमंड सिर्फ मध्य प्रदेश से निकलते हैं और यदि हम मध्य प्रदेश की डायमंड सिटी की बात करें तो वो पन्ना है और भारत की डायमंड सिटी सूरत है। तो पन्ना से डायमंड निकलते हैं, हीरे निकलते हैं और वो उसी हीरे के कारण इस ज़िले का नाम पन्ना पड़ा है, क्योंकि हीरे को पन्ना भी कहा जाता है। हीरे की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग प्रजातियां होती हैं, अलग अलग क्वालिटी में निकलते हैं। पन्ना को इंग्लिश में एमरोल्ड कहा जाता है और जो कि बेरिलियम नामक केमिकल संरचना से बनता है। सतना ज़िला सतना नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस ज़िले का नाम सतना पड़ा है। सिंगरौली जो है, इसे
भारत का सिंगापुर भी कहा जाता है। सिंगरौली का जब गठन हुआ था 2008 में, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम इस ज़िले को सिंगरौली की तर्ज पर विकसित करेंगे, जो कि नहीं हो पाया है। लेकिन सिंगरौली नाम कैसे पड़ा उसे हमें देखना है। तो श्रृंगी ऋषि के नाम के एक ऋषि यहाँ रहते थे, उनकी तपोभूमि है, कर्मभूमि है ये क्षेत्र, जिनके नाम पर इस ज़िले का नाम रखा गया था, इस शहर का नाम रखा गया था। और श्रृंगी ऋषि कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं हैं। राजा दशरथ का नाम सुना होगा। राजा दशरथ की एक पुत्री थी शांता, जो कि आपने बहुत ही कम उनका नाम सुना होगा। शांता क्यों कम सुना होगा? क्योंकि शांता को जो है अंग देश के राजा ने गोद लिया हुआ था और वह अंग देश में पली बढ़ी हुई हैं। और उन्हीं शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ है। और ये श्रृंगी ऋषि हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले के क्षेत्र में निवास करते थे, और उन्हीं के नाम पर इस ज़िले का नाम पड़ा। और श्रृंगी ऋषि का नाम इसलिए श्रृंगी पड़ा क्योंकि उनके माथे पर एक सींग था, एक उभार के रूप में था, और जिनका माथा उभार के रूप में रहता, उभरा हुआ रहता, बोलते हैं बड़े ही विद्वान व्यक्ति रहते। तो श्रृंगी ऋषि बहुत ही विद्वान, बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। उसके बाद देखते हैं शहडोल। शहडोल जो ज़िला है वह सहस्त्र नाम, सहस्त्र प्लस डोल, ये दो शब्दों से मिल के बना हुआ है। सहस्त्र का मतलब हजार होता है और डोल का मतलब तालाब। तो हजार तालाब की भूमि वाला क्षेत्र, इसी नाम से इस ज़िले का नाम शहडोल पड़ा है। और एक अन्य कहानी और मिलती है कि अहेर के नाम पर इस क्षेत्र का नाम शहडोल रखा गया था, जबकि ऑथेंटिक वाली कहानी आपकी सहस्त्र प्लस डोल, यही सही है। जबलपुर। जबलपुर बहुत ही प्रसिद्ध महाकौशल की राजधानी कही जाती है। जबलपुर जो कि जवाली ऋषि की कर्मभूमि, तपोभूमि रही है। जवाली ऋषि ये भी रामायण से संबंधित ऋषि हैं। और जवाली ऋषि राजा दशरथ के दरबार में रहा करते थे। और दशरथ जी की मृत्यु जब हो गई थी, उसके बाद जब भरत भगवान श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हुए थे, तो उन्हीं के साथ जवाली ऋषि भी आए थे। लेकिन जवाली ऋषि को भगवान श्री राम ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे वो व्यथित हो गए, और फिर यहीं रुक के उनने तप किया, योग किया। तो जो वर्तमान जबलपुर है वो जवाली ऋषि की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि रहे हैं। तो जवाली ऋषि के नाम पर हमारे ज़िले जबलपुर का नाम पड़ा हुआ है। कटनी। कटनी जो है कटनी नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध नदी है कटनी। और कटनी नदी में वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज प्रस्तावित है, जो कि 14 किलोमीटर लंबा है। और कटनी का पुराना नाम मुड़वारा था। कटनी नदी के कारण इस शहर का नाम, इस ज़िले का नाम कटनी पड़ गया है। मध्य प्रदेश की सभी ज़िलों के प्राचीन नाम भी हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम उन प्राचीन नामों पर एक वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो कटनी, आप कटनी स्टेशन जाओगे तो कटनी मुंडवारा वहाँ लिखा रहेगा। मुंडवारा एक अंग्रेज़ों के द्वारा मूड़ यानी कि बुंदेलखंडी, आपकी जो बुंदेली भाषा होती है उसमें मूड़ सिर को कहा जाता है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा उस जगह पर बहुत ही लोगों के सिर काटे गए थे, जिसके कारण उसका नाम मुंडवारा पड़ा हुआ था। नरसिंहपुर। नरसिंह मंदिर के बनने के कारण जो है इस ज़िले का नाम नरसिंहपुर पड़ा है। नरसिंह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है। और इस मंदिर को जो है 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। नरसिंह भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, और उन्हीं अवतार का मंदिर इस शहर में स्थित है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस, बहुत ही सुंदर मंदिर है। 18वीं शताब्दी में इस मंदिर को जाट सरदार के द्वारा बनाया गया था। नरसिंह मंदिर बनने से पहले इस क्षेत्र का नाम गड़रिया खेड़ा हुआ करता था। तो नरसिंहपुर का प्राचीन नाम क्या हो गया? गड़रिया खेड़ा। बालाघाट। बालाघाट ज़िला जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, उसके लिए विख्यात है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र ज़िला जहां नक्सलवाद से ग्रसित है, नक्सलवाद से प्रभावित है। और इसका कारण यही है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट 53%, इस ज़िले के टोटल एरिया का 53% यहाँ फॉरेस्ट पाया जाता है। बालाघाट का मूल नाम बुहा या बूढ़ा था।
और इसका एक अन्य नाम भी मिलता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि घाटों के ऊपर स्थित कौन सा जिला है, घाटों के ऊपर स्थित यानी कि घाटों के पास स्थित कौन सा जिला है, तो वो बालाघाट है। यह क्वेश्चन यदि आपसे पूछें कि घाटों के ऊपर स्थित जिला या घाटों के ऊपर किस जिले का निकनेम है, तो वो बालाघाट का है। बालाघाट में बहुत सारे घाट, अनेक घाट स्थित थे। मैंने कुछ घाटों के नाम भी लिखे हुए हैं, आप इन घाटों के नाम आसानी से पढ़ सकते हैं। मासेन घाट, कंजई घाट, रण घाट, सोलेटरी घाट, डोंगरिया घाट, कबार घाट, अहमदपुर घाट, तेपा घाट, ये कुछ ही घाटों के नाम ऐसे आपको और अनेक घाट मिल जाएंगे जो कि बालाघाट में है। इसी कारण इसका नाम घाटों के ऊपर स्थित शहर पड़ा हुआ था। और डलहौजी के समय इसे बराह घाट के नाम से बोला जाने लगा था, फिर धीरे धीरे बराह घाट से ये बालाघाट बन गया। तो बालाघाट का मूल नाम बूढ़ा या बोहा था और घाटों के ऊपर स्थित होने के कारण इसमें बहुत सारे अपभ्रंश हुए, नाम चेंज होते होते वर्तमान में इसे बालाघाट कहा जाने लगा है। महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है, पक्षी की आकृति है इस जिले की। उसके बाद छिंदवाड़ा जिला बहुत ही प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कहलाता है। और ये भी यहाँ भी सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। और छींद, आपने एक वृक्ष का नाम सुना होगा जिसे हम ताड़ भी कहते हैं, और छींद वृक्ष सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में पाया जाता था। और जहाँ वो शहर बसा तो उसे छिंदवाड़ा के नाम से जाना जाने लगा। तो वर्तमान में जो हमारा छिंदवाड़ा जिला है, छींद वृक्ष के कारण इस ज़िले का नाम पड़ा हुआ है। एक और किंवदंती चलती है सिंहबाड़ा। किंवदंती यानी कि लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि एक समय यहाँ शेरों की बहुत ज़्यादा संख्या हुआ करती थी, इसी कारण इस क्षेत्र को सिंहबाड़ा, शेर के रहने का बाड़ा, जिसके नाम से यह सिंहबाड़ा पड़ा। और सिंहबाड़ा धीरे 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 बदलते बदलते नाम उसका क्या हो गया, छिंदवाड़ा हो गया। सिवनी जिला, सिवनी सियोना वृक्ष की अधिकता के कारण, सियोना एक वृक्ष होता है और वो वृक्ष इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता था। यदि आप वर्तमान मध्य प्रदेश का मैप देखें और उस मैप में देखें कि फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी में किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो हाई डेंसिटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉरेस्ट जो है दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश ही आता है। और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में ही ये ज़िले स्थित हैं और यहाँ फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा रहा है। और सिवनी भी एक सियोना वृक्ष के कारण ही इस ज़िले का नाम पड़ा है। और सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। वो किस कारण से कहा जाता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सियोना वृक्ष की अधिकता के कारण इस ज़िले का नाम सिवनी पड़ा। और जो सियोना वृक्ष है उसका तना है, उसके तने से ढोलक बनाई जाती है। होशंगाबाद, होशंगाबाद जो है होशंग शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। होशंग शाह बहुत ही प्रसिद्ध शासक, अफ़गान शासक थे, गजनी से आए हुए लोग थे। ये दिलावर खां नाम का एक व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र मालवा की स्थापना की थी और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए हैं होशंग शाह। और होशंग शाह ने जो है सबसे पहले होशंगाबाद शहर की स्थापना की और उसके बाद जाके मांडू का किला बनवाया। और होशंगाबाद होशंग शाह जो है मालवा का गौरी कहा जाता है। और होशंग शाह के मकबरे को जो है मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि होशंग शाह का मकबरा भारत की पहली संगमरमर की इमारत है जिसमें संगमरमर यूज किया गया था। और उसी संगमरमर के कारण ही इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहते हैं। जब ताजमहल बन रहा था तो उससे पहले ताजमहल के जो मेन आर्किटेक्ट थे वो आए और यहाँ होशंग शाह के मकबरे को देखा, उसके बाद उन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था। हरदा, हरदा जो है हरद पेड़ होने के कारण इसे हरदा कहा जाता है। जैसे वर्तमान में होशंगाबाद के नाम को लेके फिर से पुराने नाम को लेके, क्योंकि इसका पुराना नाम नर्मदापुरम था और नर्मदापुरम मांग चल रही है कि होशंगाबाद का नाम किया जाए नर्मदापुरम। हरदा, हरद पेड़ होने के कारण इसे हरदा कहा जाता है। बैतूल, बैतूल में एक लोक कथा के अनुसार जो पिंडारी राजा, पिंडारी बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं। पिंडारी शक ये जो हैं लूटपाट के लिए जाने जाते हैं और
हमारे भारत या मध्य भारत के कई क्षेत्रों में इन्होंने लूटपाट की हुई है। पिंडारी राजा को एक बार ब्रह्मा जी, जो हमारे भगवान ब्रह्मा जी हैं, उनको ना दिखा पाने के कारण उन्होंने लोगों के नाक कान काट दिए थे और वो लोग फिर जहाँ जाके बसे उस जगह को बदनूर या बैनूर कहा गया, जो धीरे धीरे आगे जाके बैतूल कहा जाने लगा। तो जो हमारा ज़िला बैतूल है उसके पीछे जो कहानी है वो पिंडारी राजाओं की है। पिंडारी राजाओं के दमन के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नीतियाँ बनाई हुई थी, दौलत सिंधिया के साथ मिलके और बहुत सारे शासकों के साथ मिलके। मकड़ाई का किला जो है वहाँ पिंडारियों के दमन के लिए राजा मकरंद शाह ने काम किया हुआ था। तो पिंडारियों को हमारे भगवान ब्रह्मा जी को ना दिखा पाने के कारण, प्रूफ ना कर पाने के कारण लोगों के उन्होंने नाक कान काट दिए थे और फिर वो जो लोग जहाँ जाके बसे, जहाँ जाके रहे, उस जगह को बदनूर और बैनूर कहा गया, जो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गया, बैतूल में कन्वर्ट हो गया। बैतूल मध्य प्रदेश की संतरा सिटी और बहुत सारे फैक्ट हैं बैतूल में भी। जब हम ज़िले वाइज पढ़ेंगे तो उसमें बैतूल को ज़रूर देखेंगे। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध शहर, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा शहर और मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का सबसे स्वच्छ शहर, जो लगातार 4 बार से नंबर 1 पर आ रहा है। इंदौर को कौन नहीं जानता, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो इंदौर के नाम के पीछे की कहानी 8वीं शताब्दी से शुरू हो जाती है। 8वीं शताब्दी में 3 वंशों के बीच में एक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, जो लगभग 200 साल तक चला था। उसमें पाल वंश थे जो बंगाल साइड रहते थे, पश्चिम बंगाल साइड, प्रतिहार वंश जो राजस्थान साइड रहते थे, और राष्ट्रकूट वंश जो कि महाराष्ट्र में रहते थे। ये तीनों वंश और तीनों के बीच में आता था कन्नौज। कन्नौज बहुत ही प्रसिद्ध शहर हुआ करता था उस समय। तो तीनों राज्यों में कन्नौज के लिए लगभग 200 वर्ष तक युद्ध चला हुआ था और इसी बीच में अलग अलग राजाओं ने, इन वंशों के अलग अलग राजाओं ने त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा हुआ था। तो उस त्रिपक्षीय युद्ध में एक बार जो है राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने जीत हासिल की थी और उस जीत को यादगार बनाने के लिए उन्होंने इंदौर के पास जो है इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था और इस इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के कारण ही इस शहर का नाम इंदौर पड़ा। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि अभी भी वर्तमान में स्थित है और इस इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के कारण इसके पास जो शहर बसा उसे इंद्रपुर के नाम से जाना गया। बाद में इंदुर हुआ और वर्तमान में इसे इंदौर कहा जाता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान इंदौर के संस्थापक कौन हैं, तो वर्तमान इंदौर के संस्थापक हैं राव नंदलाल चौधरी। तो इन दोनों चीज़ों में अंतर स्पष्ट रखना है आपको। बुरहानपुर बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, खानदेश भी कहते थे, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है ये। और इसके नाम के पीछे की कहानी देख लेते हैं कि 1388 में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान थे मलिक नासिर खान। मलिक नासिर खान को ही बुरहानपुर का संस्थापक कहा जाता है। यदि आप संस्थापकों के नाम पढ़ते हो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के, तो उसमें बुरहानपुर के संस्थापक में मलिक नासिर खान का नाम आता है। मलिक नासिर खान ने बुरहानपुर क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था और एक उनके राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे बुरहानुद्दीन, और उन्हीं के नाम पर जो है उन्होंने इस क्षेत्र का नामकरण किया और वर्तमान में हम बुरहानपुर के नाम से जानते हैं। धारा नगरी, भोज नगरी, ये इन नामों से जाना जाता है धार। और धार पर राजधानी किसकी रही है? राजा भोज की रही है। राजा भोज द्वारा जो है उज्जैन से राजधानी परिवर्तित करके धार बनाई गई थी और यहाँ उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध धारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि जब भी राजा अपने राज्य से कहीं बाहर निकलते थे, भ्रमण करने जाते थे, तो धारेश्वर महादेव मंदिर में ज़रूर जाते थे। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और राजा भोज ने रायसेन के भोजपुर में एक शिवलिंग बनवाई है जो कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी शिवलिंगों में कहलाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शिवलिंग भोजपुर में है जो कि रायसेन ज़िले में आती है। 22.5 फीट ऊंची है और उसे मध्य भारत का सोमनाथ या उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। तो राजा भोज ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है। बहुत ही ज्ञानी दानी व्यक्ति हुआ करते थे
और इन्हें 64 विधाएं आती थी। इन्होंने 85 ग्रंथों की रचना खुद की है। हर एक क्षेत्र में ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो जब राजा भोज ने उज्जैन से धार में राजधानी परिवर्तित की थी और वहाँ धारेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया, उसी धारेश्वर महादेव मंदिर के नाम से इस ज़िले का नाम धार पड़ा, जिसे हम धारा नगरी या भोज नगरी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है आपका खंडवा ज़िला। खंडवा ज़िला ये जो है निमाड़ क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान निमाड़ में आपके 4 ज़िले आते हैं: खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। खंडवा को पूर्वी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। खंडवा इस क्षेत्र में खांडव वन क्षेत्र होने के कारण इसका नाम खंडवा पड़ा। खरगोन खरगूशन की नगरी कहते हैं, इसलिए इसका नाम खरगोन पड़ा। बड़वानी बड़ शब्द से बना है। बड़ का मतलब बरगद होता है और यहाँ बहुत सारे अत्यधिक मात्रा में बरगद के पेड़ पाए जाते थे और उन्हीं पेड़ों के कारण इस ज़िले का नाम बड़वानी पड़ गया। झाबुआ झाबुआ ज़िला जो है आदिवासी बाहुल्य ज़िला है और वर्तमान में सबसे ज़्यादा आदिवासी यदि किन्हीं ज़िलों में रहते हैं तो झाबुआ और अलीराजपुर में ही रहते हैं। यहाँ 97% तक आदिवासी रहते हैं। झाबुआ ज़िला जो है उसका नाम यहाँ एक रियासत हुआ करती थी और उस रियासत के राजा जब्बू थे, उनका वहाँ पर राज्य था और उन्हीं राजा के नाम पर इस शहर का नाम झाबुआ रखा गया है। अलीराजपुर जो नाम है वो जोधपुर के राजा राठौर वंश के राजा थे आनंद देव द्वारा 1437 में आनंदावली यानी कि गढ़ी एक किले का निर्माण, एक महल का निर्माण किया गया था और उस महल का निर्माण कर, उस किले का निर्माण कर उस रियासत की उन्होंने राजधानी बनाई, जिसे बाद में अली नाम से जाना गया। आनंदावली या गढ़ी को किस नाम से जाना गया? अली नाम से जाना गया। और इसी अली या गढ़ी के पास में एक तो छोटा सा शहर था राजपुर। तो अली और राजपुर को मिलाकर ये वर्तमान में अलीराजपुर के नाम से जाना जाता है। तो अलीराजपुर के संस्थापक हम आनंद देव को कहते हैं और ये आनंद देव जो हैं राठौर वंश के राजा हैं और 1437 में इन्होंने इसका निर्माण किया हुआ था और इसी नाम से अलीराजपुर नाम पड़ा हुआ है आपका। देवों के निवास स्थल के कारण इसे देवास कहा गया है। तो यहाँ देवियों का वास है और देवास जो भी गया होगा तो वहाँ देवास टेकरी है जिसे माता की टेकरी कहा जाता है और इस पहाड़ी पर चामुंडा माता और तुलजा भवानी का मंदिर है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं चामुंडा माता और तुलजा भवानी मंदिर में। तो देवियों का वास होने के कारण इस ज़िले का नाम देवास पड़ा है। एक अन्य कथा भी चलती है कि यहाँ एक देवासा नाम का व्यापारी आया था और उस व्यापारी के द्वारा लगभग 30,000 लोगों को यहाँ बसाया गया था, एक नगर की स्थापना की गई थी और उसी देवासा व्यापारी के नाम के कारण इसका नाम देवास पड़ा हुआ है। रतलाम राजा रतन सिंह की नगरी कहलाती है। मध्यकालीन राजा हुआ करते थे, बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह के नाम पर ही इस ज़िले का नाम रतलाम पड़ा हुआ है। शाहजहाँपुर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के सम्मान में शाहजहाँपुर की स्थापना की गई, जो बाद में शाहजहाँपुर नाम हो गया। तो शाहजहाँपुर का नाम जो है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के नाम पर रखा गया है। नीमच जो है NIMACH नीमच ऐसे बना हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर, जिसका मतलब होता है उत्तर भारत में जो घुड़सवार थे, तोपखाने थे और घुड़सवार सेना थी, उसका यहाँ मुख्यालय बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? NIMACH, जिससे यह नीमच बना हुआ है, जिसे हम वर्तमान में नीमच ज़िले के रूप में जानते हैं। और 1857 की क्रांति में आपने देखा भी होगा कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में क्रांति नीमच में ही आई हुई थी। उसके बाद गुना GUNA गुना जो है ग्वालियर यूनाइटेड नेशन आर्मी, इसका हेडक्वार्टर है। ग्वालियर की जो सेना थी उसका मुख्यालय इन्होंने गुना में बनाया हुआ था। गुना
जो है एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है ग्वालियर यूनाइटेड नेशन आर्मी। राजगढ़ महाराजा गज सिंह ने अपने पुत्र राज सिंह के नाम पर जो है इस ज़िले को 1766 में बसाया था। तो यह महाराजा के द्वारा बसाया गया एक शहर है जिसका नाम राजगढ़ है। भोपाल राजा भोज द्वारा निर्मित जो भोज ताल है, जिसे बड़ा तालाब कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर इस ज़िले का नाम भोपाल पड़ा हुआ है। बहुत ही प्रसिद्ध शहर है ये, और भोज ताल को भी सभी लोग जानते हैं, जो कि आर्द्र भूमि क्षेत्र में शामिल है। पूरे भारत में 42 आर्द्र भूमि वेटलैंड एरिया हैं और उसमें से मध्य प्रदेश का एकमात्र है जो कि भोज ताल है, और इसी भोज ताल के नाम पर जो है इस शहर का नाम पड़ा हुआ है। विदिशा जो है राजा रुकमांदगाह है, जिसने अपनी पत्नी विश्वा को अप्सराओं के लिए त्याग दिया था। अप्सराओं के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया था, और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम विश्वानगर पड़ा, जो कि आगे जाके वैश्यानगर के नाम से भी जाना गया था। यदि हम वर्तमान में विदिशा के अन्य नाम देते हैं तो बेसनगर, भेलसा, वैश्यनगर, भेलस्वामी इन नामों से भी जाना जाता है, दसार्ण नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ एक राजा थे और उन राजा ने अपनी पत्नी का त्याग अप्सराओं के लिए किया था, जिसके बाद इस शहर का नाम विश्वानगर पड़ा हुआ था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें।